वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। 3 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे चीन की, जहां लद्दाख में भारत और चीन के बीच अभी तक समझौता नहीं हो पाया है और दोनों देशों के सैन्य अधिकारी कल एक बार फिर से 16वें दौर की बातचीत करेंगे। आपको ये भी बताएं कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच अब तक 15 बार बातचीत हो चुकी है, यानी 15 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी समझौता नहीं हो सका है। दरअसल भारत लगातार शांति और स्थिरता पर जोर दे रहा है और भारत का ये कहना है कि टकराव वाले स्थानों से सैनिकों की वापसी की जाए। वहीं दूसरी ओर चीन अब LAC से सटे इलाकों में पक्के निर्माण करने में लगा हुआ है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चाइना की सेनाओं के बीच 16वें दौर की बातचीत रविवार को होनी है, यानी कल। और वहीं अब चीन LAC से सटे इलाकों में पक्के निर्माण करने में लगा हुआ है। तो LAC पर चीन ने 5G टावर्स लगा दिए हैं और अब पक्के निर्माण, मजबूत निर्माण कर रहा है चीन। निश्चित तौर पर भारतीय सेना के लिए एक चुनौती भी है, लेकिन भारतीय सेना भी अब निर्माण कर रही है। वहीं बड़ी संख्या में सड़कों और पुलों का निर्माण किया जा रहा है। भारत की तरफ से सड़कों का निर्माण हो रहा है और भारत भी अब कई सारे टनल बना रहा है। तो भारतीय सेना भी निर्माण कर रही है, चीनी सेना भी अब निर्माण करने में लगी हुई है। 5G टावर्स को स्थापित किया गया है, तो भारत भी कई टनल बना रहा है। LAC पर चीन जो है वो ब्रिज बनाने में जुटा हुआ है। कल 16वें दौर की वार्ता होनी है। इससे पहले 15 बार बातचीत हो चुकी है। और लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार ये जो चाल है वो क्या समझाती है और इस पर इस पर मंथन की जरूरत है और क्या कुछ अब भारत को आगे कदम उठाने होंगे। तेजेंद्र त्यागी जी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो ज्यादा चर्चा और इसी से जुड़ी हमारी चर्चा रहेगी। तेजेंद्र जी, चीन अब LAC पर ब्रिज बना रहा है। सबसे पहले तो अब भारत को कितनी चुनौतीपूर्ण इसको समझना होगा, क्योंकि 15 बार बातचीत हो चुकी है, 15वें दौर की वार्ता भी विफल रही। अब कल चूंकि रविवार को 16 दौर की वार्ता होनी है। जी, पैंगोंग लेक के ऊपर चाइना पहला नहीं दूसरा ब्रिज बना रहा है और ये दूसरा ब्रिज उसको नॉर्थ बैंक से साउथ बैंक तक आने में मदद करेगा और ये मदद छोटी मोटी नहीं है। उसको घूम के आना पड़ता था। नॉर्थ बैंक में उसका कुनार्क फोर्ट है जहां पे उसकी एक गैरिजन है और साउथ बैंक में उसकी मोल्डो गैरिजन है। अब ये कुनार्क फोर्ट से मोल्डो गैरिजन तक का डिस्टेंस करीब 200 किलोमीटर था। इस पुल के बन जाने से वो डिस्टेंस करीब 150 किलोमीटर कम हो जाएगा। जो समय 12 घंटे लगता था वो अब 3 घंटे हो जाएगा। चलिए, ये तो चाइना कर रहा है, लेकिन चाइना कहाँ कर रहा है? कहने के लिए तो ये है कि वो LAC से पीछे अपने एरिया के अंदर ये काम कर रहा है, क्योंकि पैंगोंग लेक जो 135 मील लंबी है उसका केवल 1/3 हिस्सा ही भारत के पास है, मान लिया। लेकिन ये जो एरिया है जहाँ पे वो अपने कंस्ट्रक्शन कर रहा है, टावर खड़े कर रहा है, ये पिछले 60 साल से यानी कि 1962 से उसके अनऑथराइज्ड कब्जे में है। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और आवाज केवल ये नहीं कि अब जो 16वें कोर कमांडर की बैठक कल को होगी उसके अंदर हम आवाज उठाएं और वो दब के रह जाए। नो सर, ये जो ताकत आती है वो ताकत आती है शब्दों से और शब्द आते हैं विचारों से और विचार आते हैं प्रेरणा से। तो पूरे देश की प्रेरणा को दिमाग में रखते हुए अब सरकार को हर स्तर पर ये आवाज उठानी चाहिए कि जो हिस्सा हमारा है, दरअसल में वो हमारा हिस्सा जो अक्साई चीन है, उस अक्साई चीन के डर की वजह से ही ये काम हो रहे हैं। क्योंकि जब हमने पैंगोंग लेक के साउथ बैंक पे हमने कैलाश रेंज के ब्लैक टॉप को, मगर हिल को, गुरंग हिल के ऊपर कब्जा कर लिया था, तो हमारा अक्साई चीन जाने का रास्ता खुल गया था।
यानी प्रथम तेजिंदर जी चीज। और अब मजबूत प्लानिंग की जरूरत है, अब मजबूत उस विचार की जरूरत है कि अब जो हमारा हिस्सा है, जो भारत के हिस्से में आता है, वो भारत का ही है। चाहे कोई भी अपने गलत इरादे से उस पर निगाहें जमाकर बैठा हो, भले ही चीन, लेकिन जो हिस्सा हमारा है वो हमारा ही होगा। अब उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी होगी, मजबूत प्लानिंग, और पूरी प्रोसेस जो होगी अब वो मजबूती के साथ पूरी करनी होगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाँ। न केवल ये एक्साई चीन का हिस्सा है, जो पीओके का हिस्सा है, जिसमें स्कार्दू एयरपोर्ट है, जहां पे चाइना ने अपनी मिसाइल तैनात करनी शुरू कर दी है, और वो जो गिलगित बाल्टिस्तान है, जहां से वो अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजार रहा है, ये भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा है। हिंदुस्तान के हिस्से के ऊपर ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए पाकिस्तान ने इजाजत दी, लेकिन हम इसे नहीं मानते। और हम इसे नहीं मानते, ये वाली बात जो हम कह रहे हैं, कह तो सरकार भी रही है, लेकिन मेरा सरकार से आग्रह ये है कि इस बात के कहने में फर्क होता है। इसको इतनी तीव्र गति से उठाया जाए, इतनी स्ट्रॉन्ग भाषा में उठाया जाए, इतने प्लेटफॉर्म पे उठाया जाए कि ये पूरी दुनिया की नजर में आए कि हुआ क्या है और होना क्या है, ताकि एक ब्रेक लगे उसके ऊपर। उसने तो 3 मोबाइल टावर खड़े कर दिए। हाँ। उसने हॉट स्प्रिंग के एरिया में 3 मोबाइल टावर खड़े कर दिए। अच्छा, अब उसके सामने जो हमारे गांव है, करीब 11 गांव में एक भी मोबाइल टावर नहीं है। तो एक तो पहले ये कि हमें काउंटर मेजर्स लेने हैं। हम इस सरकार का ईमानदारी से धन्यवाद करते हैं कि वो 73 सड़कें और वो दौलत बेग ओल्डी के लिए सड़क और वो पुल और वो टनल जो 2012 तक बन जानी चाहिए थी, नहीं बनी, लेकिन कम से कम उसका 90% काम दिन रात काम करके इस सरकार के अंदर पूरा किया गया। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम बनाया गया। अब जो हमारे एलएसी के ऊपर गांव है, उन गांव के अंदर भी तो टावर लगने चाहिए। अगर उसके अपोजिट में चाइना के टावर है तो नेचुरली दिस इज ए प्रॉब्लम, इट इज ए इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स टू अवर पीपल। तो वहां पे टावर लगने चाहिए। तो काम तो बहरहाल चल रहा है, कल को मीटिंग भी है और मीटिंग में ये बात उठाई भी जाएगी। लेकिन कुल मिला के अब तक जो मैंने कहा वो निष्कर्ष ये है कि हमें इसे बहुत तेज गति से, बहुत कड़ी भाषा में, बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर बार बार उठाना होगा, दो टूक होना होगा। और ना केवल अब ये जो पूरा मामला है, जो पूरा मैटर है, वो ना केवल अब चीन और भारत का रह गया है, बल्कि अब भारत को बाकी देशों के प्लेटफॉर्म तक, उन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर अब इस मुद्दे को उठाने की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि बाकी देशों का सहयोग भी भारत को मिले, जिससे कि अब और ज्यादा आसानी होगी। लेकिन अगर हम बैठक की बात करते हैं तेजिंदर जी, तो 16वें दौर की कल बैठक होने रविवार को, 15 वार्ता विफल रही है, बिल्कुल फेल रही है। क्या कारण है जो बात नहीं बन पा रही है? क्या वो बिंदु हैं जिन बिंदुओं के चलते समझौता नहीं हो पा रहा है अभी तक? देखिए, 15 दौर की वार्ता विफल रही, ये कहना पूरी तरह उचित नहीं है, क्योंकि उन वार्ताओं में कुछ निकला है। उन वार्ताओं में जॉइंट कमेटीज गठित हुई हैं, एक दूसरे के ऊपर चेक के रास्ते निकले हैं, परसेप्शन के अंदर बहुत जगह एक दूसरे के साथ मेल हुआ है, फ्रिक्शन पॉइंट्स जो थे उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ है, और 1-2 फ्रिक्शन पॉइंट से सेनाएं वापस भी हुई हैं। जैसे तो यही देख लीजिए आप कि नॉर्थ बैंक से और साउथ बैंक से सेनाएं वापस हुई हैं। नॉर्थ बैंक में चाइना ने फिंगर 4 से फिंगर 8 तक क्या अपने पिल बॉक्सेस नहीं बना रखे थे? क्या अपने रडार इंस्टॉलेशंस नहीं रखे थे? क्या सर्विलेंस सिस्टम नहीं थे? क्या ग्राउंड बंकर्स और पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं था? उसने खुद तोड़ा फिंगर 4 से फिंगर 8 तक, क्योंकि उसे दिखाई दे गया कि अगर साउथ बैंक से फौज नहीं हटी हिंदुस्तान की तो बस अगला नंबर अक्साई चीन का है। तो उसने किया। आज भी जो वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ये यकीन रखें कि अबेर सबेर कुछ दिनों पश्चात वो लेनी तो हमको है ही है और चाइना को तोड़नी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पे जो डेप्सांग है और जो डेमचौक है, अब ये जो एरियाज हैं, इनमें जो चाइना का ऑक्यूपेशन है वो आज का नहीं है, वो बहुत लंबे समय का है। और चूंकि बहुत लंबे समय का है, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स हो चुका है। अगर उस समय जब इसको चाइना ने कब्जाया था, तब प्रॉपर एक्शन लिया गया होता तो आज की सिचुएशन नहीं आती। लेकिन इन्हीं 2 एरिया के ऊपर और खास तौर पे हॉट स्प्रिंग के ऊपर कल के उसमें बात होनी है। और चूंकि रशिया में
चाइना के और इंडिया के मिनिस्टर्स की बातचीत हुई थी और ये एग्री किया गया था कि हम बातों से अपनी समस्याओं का हल करेंगे। बहुत मुमकिन है, आदमी को उम्मीद वाला होना चाहिए। बहुत मुमकिन लेकिन है कि कल तेजेंद्र को जी देखिए, अब जो सैन्य है, अब जो सैन्य शक्ति है, अब उसको और ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है। अगर हम बात करें तो भारत लगातार शांति और स्थिरता पर जोर दे रहा था, लेकिन अब भारत को भी समझने की जरूरत होगी और सरकार को भी समझने की जरूरत होगी कि शांति और स्थिरता से समझौता नहीं हो सकता, और अगर होना होता तो अब तक हो चुका होता। 16वें दौरे की बातचीत की जो अब जरूरत पड़ रही है, कल की बैठक की, उसकी जरूरत नहीं होती। अब मजबूती की तरफ बढ़ना होगा और उस मजबूत विचार और इरादे के साथ ही 2 टूक का भारत को होना होगा। बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत ही बढ़िया कही। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। दरअसल में, हालांकि तो समझते होंगे लोग, दरअसल में ये जो है ना, करुणा, क्षमा, दया, सहनशीलता, न्याय, संगत, ये इंसानियत, ये सब चीजें व्यक्तिगत चरित्र का हिस्सा है। राष्ट्रीय चरित्र व्यक्तिगत चरित्र से अलग होता है। बिल्कुल। राष्ट्रीय चरित्र में मैं अपने देश की 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं लेने दूंगा। नाउ दिस इज कॉल्ड जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। अगर पृथ्वीराज ने ये अपनाई होती और गौरी को पहली दफा छोड़ ना दिया होता, माफ ना किया होता, तो बिल्कुल। हिंदुस्तान का इतिहास दूसरा होता। लिहाजा अब, जैसा आपने बहुत ठीक कहा, कि अब आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम डिसेंसी के बेसिस के ऊपर बातचीत करें। हम सामरिक दृष्टि से राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए बात करें और मुट्ठी मार के मेज के ऊपर कहें कि यस, द लैंड बिलोंग्स टू अस, वी विल टेक इट, either you share it now or we will take appropriate action। आज सिचुएशन ये है कि आज पूरी दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो बड़े बड़े तो हैं, बिल्कुल तेजेंद्र जी, और विश्व में ये संदेश भी जाना होगा, और ये संदेश बेहद भारत की तरफ से जाना महत्वपूर्ण भी है, इंपॉर्टेंट भी है कि अगर कोई गलत इरादे से अगर हमारी सीमाओं तक पर नजर रखता है तो भारत भी कम नहीं है। अब 2 टूक तरीके से जवाब देने के लिए सक्षम है भारत। सैन्य ताकत भी अब भारत की उतनी मजबूत हो चुकी है जिससे कि अब जवाब सामने वाले को मिल सकता है। तेजेंद्र त्यागी जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौटेंगे।